नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके साथ कांतराज पुनिया और ये अपना पॉलिटिकल पॉइंट है। बहुत महत्वपूर्ण आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम जो हुआ था उसके की जारी हो चुकी है, रात को जारी हुई है और अभी मॉर्निंग में 8 बजे मैं आपके सामने हूँ। कुछ सवाल ऐसे, पेपर बढ़िया बनाया था आरपीएससी ने, जिसमें कोई शक नहीं, शानदार था, मगर उत्तर देखकर ऐसा लगा कि जो की वास्तव में कहीं न कहीं गड़बड़ है, क्योंकि आपने अपना लोड बढ़ा देते हैं कि सही नहीं हो। तो मैं नहीं कहता कि उत्तर जो आपने बताया वो गलत है, ऑब्जेक्शन है, आपने डेमोक्रेटिक तरीका है जो मेरिट सिस्टम का वो आपने अपनाया है कि स्टूडेंट ऑब्जेक्शन लगाए और ऑब्जेक्शन के बाद यदि उनके ऑब्जेक्शन वैलिड है तो उसे एक्सेप्ट किया जाए। ये बात बहुत बढ़िया काम है, पर यदि ऑब्जेक्शन ज़्यादा हो जाए तो आरपीएससी का लोड बढ़ जाता है। मैं सीधा की पर आता हूं और की से रिलेटेड आज उत्तर नहीं बताऊंगा, क्योंकि की मेरी सबसे पहले मेरी जारी की है मैंने राजस्थान में। उसमें कुछ सवालों में मैंने बताए थे उसका सही नहीं है। बहुत सारे सवाल जो आपको पता है की जारी की लोगों ने 2-2 बार जारी की, उसके बाद भी उनका की में क्या हालात हो गई मुझे नहीं पता। पर अभी मैं आपसे जो सवाल लेकर आया हूँ, सवालों के उत्तर विथ एविडेंस, और एविडेंस में आपको विद्यार्थियों ध्यान रखना। मैं आपको बहुत सिंपल बात बताऊं, एविडेंस आप पासबुकों के नहीं लगाएं। भाई आपने किसी रॉय के एक, लक्ष्य के गाइडों के एक, और किसी के एक, और मतलब पता नहीं गाइडों के लगा लिए, तो वो वैलिड नहीं है और वो वैलिड होने भी नहीं चाहिए, भले ही वो किसी ने भी लिखी हो। एविडेंस वो वैलिड होते हैं जो वास्तव में एक उसकी बुक्स है, टेक्स्ट बुक है वास्तव में, और उसका जो आंकड़ा है वो वेरीफाइड लगता है तो ही वैलिड है, अन्यथा वैलिड नहीं माने जाते। ये मतलब एक सिंपल सी बात है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कहीं यदि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है तो कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखना होगा आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बात है, और यदि मान लीजिए कोई थियरी थॉट से रिलेटेड है तो फिर आपको उस थिंकर का, उस थॉट का एविडेंस देना पड़ेगा कि देखिए ये है जो वैलिड होना चाहिए था, जबकि आपने इसको वैलिड नहीं माना है। ये बातें बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहला एक सवाल इसकी में जो ऑब्जेक्शनेबल है, या जिसका अंदर आपको पता है, जो हम कह सकते हैं, बाकी सवालों में तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम थी नहीं, जितनी है उतनी बात करेंगे। 5-4 सवाल है, ज़्यादा सवाल नहीं है इतने जो विवादास्पद हो। बाकी तो स्टूडेंट अब ऐसे ऑब्जेक्शन की बात कर रहे हैं तो उससे कोई मतलब नहीं। हर सवाल को आप कहोगे साहब इसका ऐसा क्यों नहीं हो सकता, तो वो तो कोई मतलब नहीं है, जो है वही रहेगा। एक सवाल आया था, निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल की शक्तियों के बारे में सही है। ये इसमें से सही आपको छांटना था, और आरपीएससी ने इसमें जो सही छांटा है वो विद्यार्थियों आरपीएससी ने ये चौथा छांटा है। अब एक सवाल है कि वो विधानसभा में सदस्यों को मनोनीत नहीं कर सकता। मैंने कहा ये सवाल डिलीट होना चाहिए था आरपीएससी की से, मेरा ये थॉट था, विचार था, और मैंने आपसे कहा भी था कि डिलीट होगा, पर आरपीएससी ने इसका उत्तर ये माना, वो विधानसभा में सदस्यों को मनोनीत नहीं कर सकता। एकदम ठीक बात है, नहीं कर सकता। क्यों? ये बात विद्यार्थियों 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद ये स्टेब्लिश होती है। पहले कर सकता था, यदि एंग्लो इंडियन का पर्याप्त प्रतिनिधि तो नहीं है तो मनोनीत कर सकता था, पर अब मनोनीत नहीं कर सकता। तो यह भी सही हो गया, यानी इसके उत्तर 3 भी है और इसका उत्तर 4 भी है। अब ये तो आपको मैंने पहले भी कहा है, आप कहोगे इससे क्या फर्क पड़ता। अब मैं एविडेंस देता हूं आपको। जब लगाए तो एविडेंस किसके लगाए, ध्यान रहे। इसका एविडेंस ये है, एक देखो ये हमारा बेयर एक्ट की कॉपी है, मैंने यहाँ जो लगाई है ये बेयर एक्ट की कॉपी है, इसको आपको ध्यान में रखना है। वो इसमें ऐसा है नहीं कि आपके
हाँ, इस बेर एक्ट के 2 पेज हैं। एक ये देखो जो 170 है, जिसके अंदर विधानसभा के सदस्यों की बात, ये एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व की बात है। आप थोड़ा सा देखिए इसको, ये लिखा हुआ है कि एंग्लो इंडियन को प्रतिनिधित्व मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ लिखा हुआ अनुच्छेद 170 की किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य के राज्यपाल की यह राय की उस राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है तो उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो विधानसभा में उस समुदाय के एक सदस्य का नाम निर्देशित कर सकेगा। यह है 133, ठीक है। आर्टिकल 333। अब 333 को मनोनीत करने का जो पावर देता है आर्टिकल 331, 332, 333 में 30, 31, 32 और 33 का वो देता है 34। आरक्षण, स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व की कतिपय अवधि के पश्चात ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। अवधि दी हुई है। अवधि क्या है? अवधि यह है कि इस संविधान के उपबंध के संविधान के प्रारंभ से खंड क का मतलब है ये क के संबंध में 80 वर्ष अर्थात 1950 से लगाकर 80 ईयर का मतलब हुआ 2030 तक, ठीक है। तथा खंड ख के संबंध में 70 वर्ष अर्थात 1950 से लगाकर 70 वर्ष तक। 70 वर्ष का मतलब होगा 220 तक, 2020 तक। अब 70 वर्ष क्या होती है समाप्ति के बाद ये प्रभावी नहीं रहेंगे, अर्थात ये प्रभावी रहना ही नहीं है। ये जो है ख है ये 70 साल बाद खत्म होना है और 70 साल बाद हो गए 2020 में। ये अमेंडमेंट है जो इसके ऊपर स्टार है, देखिए 6 नंबर में ये स्टार 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 2 ख द्वारा 25 जनवरी 2020, क्योंकि संविधान के 70 साल पूरे हो रहे हैं 25 जनवरी 2020 को, और 2020 के बाद में ये मनोनीत कर ही नहीं सकता। एग्जाम हो रहा है 2022 में, तो राज्यपाल के पास मनोनीत कहां करने की शक्ति है, अर्थात नहीं कर सकता। ये कंप्लीटली ये सवाल जो है ये डिलीट होना चाहिए और होगा, इसमें कोई है ही नहीं। बट ये पहले ही तय था, मैंने कहा था ऑब्जेक्शनेबल और डिलीट है, ये डिलीट होगा। इन विधानसभा में सदस्यों को मनोनीत नहीं कर सकता, ये बात एकदम सही है और दोनों सही है, इट्स ओके। और आप लगाना चाहें ऑब्जेक्शन, लगाना है इसमें ऑब्जेक्शन, बेशक ये तो लगना ही चाहिए। जो गलत है उसको तो गलत ही करना है। क्यों? आरपीएससी के इसको ये पता ही नहीं है कि 104 संविधान 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं, यदि उसको पता नहीं तो ऐसे आदमी को आप क्यों की और पेपर बनाने के लिए आप बना रहे हैं? ऐसा कहाँ संरक्षण की जरूरत है उन लोगों को, ठीक है ना। तो दैट इज ओके। मेरे ख्याल से कोई इसमें ऐसा है नहीं इस सवाल के अंदर जो इसको कैंसिल नहीं करता। एक सवाल डिलीट हो गया, ठीक। जो है रिलेटेड उसकी बात करूंगा, ज्यादा पर डिस्कस करके मैं कोई आपका टाइम नहीं लेना चाहता। मुझे पता अभी आप बहुत यूं रिजल्ट के प्रति हो रखा है, आपको लगना चाहिए कल तक तो रिजल्ट आ जाना चाहिए और की जारी हो, तो हमें थोड़ा सा यूं आपका जो है बातें हैं उसको मैं स्वीकार कर रहा हूँ। ये है ऑब्जेक्शन के लिए लगाने के लिए आधार। और मैं आपको बता दूं, आप कोई भी बेयर एक्ट, ये धारा जो मैं पढ़ रहा हूँ ये किसी भी बेयर एक्ट से आप कहीं से भी ले सकते हैं, संविधान की कॉपी से ले सकते हैं, ह्यूबहू लिखा हुआ है, स्टार बनाकर, है ना। तो ये 70 साल तक प्रभावी था और 70 साल 25 जनवरी 2020 को पूरा हो गया, ठीक है। ये हर बार 10-10 साल ही बढ़ते हैं, ये समझाने की जरूरत नहीं है, क्लासों में समझाएंगे जब पढ़ते हैं तब। हाँ, एकदम ओके सवाल था। मैंने आपको यही बात कही थी, कई लोग कह रहे थे मूल प्रवृत्ति का, मैंने कहा गलत है, प्राकृतिक विधि से ही होगा, प्राकृतिक विधि है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कई बार, आप इसको पीडी शर्मा की बुक्स को देख लीजिए, उसमें सब जगह लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रिटिश राजा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया के अंदर वगैरह सब, कई लोग इसको गवर्नर जनरल करके बैठ गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो किस, और वो खास बात देखिए उन लोगों की कि वो पढ़ाते हैं और
फर्स्ट ग्रेड का बैच उनके पास मैंने सुना है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब हमने तो वहीं से पढ़ रहे हैं। अरे भाई तुम इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको पता है पेपर उसी जगह बढ़ता है कि वहीं जारी होती है। ऐसा नहीं होता है हिंदुस्तान के अंदर। आपको थोड़ी बहुत हमारे सिस्टम पर ध्यान रखिए। ये जो है ये सिस्टम थोड़ा सा आप अच्छे से समझने की कोशिश करें। ये ब्रिटिश जो राष्ट्रमंडल देशों के अंदर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, कनाडा, ये ऐसे देश हैं जहाँ पर हेड ऑफ स्टेट जो है वो ब्रिटिश क्राउन होता है। वहाँ क्राउन का झंडा ऊपर रहता है और क्राउन के एजेंट के रूप में गवर्नर जनरल काम करता है नहीं प्रॉब्लम कुछ। हाँ, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट। अब आप में ये सवाल जो है, ये सवाल लड़के जनरली पासबुकें ही पढ़कर किया। अब मैंने इसका उत्तर बताया, इन्होंने माना है राष्ट्रपति शासन और मैंने बताया है भैरव सिंह शेखावत। अब इस सवाल की इंग्लिश में मेरे पास ले लेता हूं, मेरे पास पड़ी है कॉपी, क्योंकि इंग्लिश भी साथ में देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सवाल होना ऐसा चाहिए कि आपको लगे कि वास्तव में उत्तर क्या है, ये हमें पता चलना चाहिए। 123 नंबर सवाल है। आरपीएससी की में जो क्रमांक है वही क्रमांक है ना, मैंने उसी को वापस, वो जो मेरे पास पेपर है उसकी में नहीं है, आरपीएससी के पेपर की ही मैंने ये की लगाई ताकि लड़कों को याद रहे। ये 123 नंबर क्या कारण है? राष्ट्रपति शासन राजस्थान में 4 बार लगा, कोई मतलब नहीं उसको अपने को कितनी बार लगा क्या लगा आज कोई मतलब नहीं है। 6 दिसंबर 1992 की घटना के बाद में 15 दिसंबर 1992 को राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लगा दिया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे। पीवी नरसिंहा राव की ऊपर सरकार थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शंकरदयाल शर्मा साहब उस समय देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे और देश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। ये राष्ट्रपति शासन रहा 3 दिसंबर 1993 1993 एक साल से थोड़ा सा कम। ये डेट है ना, ये डेट, इसके लिए एविडेंस की जरूरत नहीं है, ये सब जगह एविडेंस पड़े हैं, है ना, आप कहीं से भी निकाल लोगे तो भी निकल जाएगा राष्ट्रपति शासन में। अब ये राष्ट्रपति शासन के दौरान अब बात रही 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू कब पारित हुआ? 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ, पारित हुआ 24 अप्रैल 1993। उस समय राष्ट्रपति शासन राजस्थान में था। अब सवाल ये नहीं है, सवाल बनाने में मिस्टेक क्या है ये बात बता रहा हूं, सवाल ये नहीं है। आरपीएससी इस प्रकार से इस उत्तर को ढूंढ रही है। अब ये कह रहा है राजस्थान में जब 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? 73वें 74वें संविधान संशोधन यानी पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन संस्थाएं राज्य सूची का विषय है और इसके संबंध में कानून स्टेट बनाता है, यह आप सब जानते हैं। हाँ, संविधान संशोधन किया, संवैधानिक रूप दिया पंचायतों को हमने पहली बार और यह कानून बनाया। इसमें 2 प्रकार के प्रावधान थे, एक थे ऐच्छिक प्रावधान और एक थे अनिवार्य प्रावधान। यह आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ऐच्छिक प्रावधानों के अंदर कुछ बातें थी जो राज्य मानना चाहे कि नहीं मानना चाहे, राज्य अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैं उन पर बात नहीं करना चाहता। अनिवार्य प्रावधानों में यह था कि जो जनरली मानने ही है आपको, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपको अपने राज्य में स्थापित करने हैं। अब इसके संबंध में राज्यों में कानून बनाए हुए थे राज्यों के, और इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ मैं बताऊं आपको कि भाई 1 साल में कानून बनाकर राज्यों को अपने हिसाब से करना था, तो जैसे जैसे इलेक्शन हुए वैसे करना था। राजस्थान में विद्यार्थियों चुनाव 1995 में होने थे। पंचायत संविधान के हिसाब से या 73वें 74वें संविधान संशोधन के हिसाब से राजस्थान में चुनाव हुए, जो इलेक्शन कमीशन ने कराए वो 95 में कराए। 1 साल में लागू करना था। राजस्थान के अंदर अनिवार्यतः ये बात जो है वो 23 अप्रैल 1994 से पहले लागू हो जानी चाहिए थी।
होनी है। राजस्थान लास्ट स्टेट में था जिन्होंने ये कानून पारित करके इस हिसाब से ये लागू किया। और हमने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, पहले के 2 पंचायती राज संबंध में बनाए गए कानून हमने खत्म किए, निरस्त किए, और उसके जगह पर हमने नया कानून बनाकर, क्योंकि ये हमारे हिसाब से यहां इंप्लीमेंट करना था, राज्यों को इंप्लीमेंट करना है, तो राज्यों को 1 साल के अंदर इंप्लीमेंट करना था। राजस्थान ने 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम पर साइन किए राज्यपाल ने। ये ऑनलाइन पंचायती राज के वेबसाइट पर कॉपी पढ़िए, आप इसको ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब इस पर साइन किए उस समय राजस्थान में 93 में चुनाव हुए और भैरव सिंह शेखावत बन गए राजस्थान के मुख्यमंत्री। तो सवाल का उत्तर तो भैरव सिंह शेखावत होना चाहिए, इन्होंने राष्ट्रपति शासन माना है। अब आप कहेंगे साहब ये थोड़ा ही है, ये कह रहा है कि 73वां 74वां संविधान संशोधन जब बनकर तैयार हुआ तब क्या था, ये नहीं कह रहा। देखो इसमें आप देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, कौन था राजस्थान का मुख्यमंत्री, व्हेन, जब 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड इन द स्टेट। भारत में भले ही, राज्य में कब इंप्लीमेंटेड इन द स्टेट, राज्य में कब किया। अंग्रेजी ध्यान रखो, ऊपर हिंदी में भी सही लिखा हुआ है। ये भाई बनाने वाले के नकल का ही लफड़ा था, अपने हिसाब से की में सेट किया है, ये उसको जानकारी कुछ है ही नहीं। अब आप कहोगे साहब हमने तो ये चीजें पढ़ी है कि भाई राजस्थान में कानून 1994 में बना के लागू किया, ये बात ठीक है, मगर ऑब्जेक्शन लगाने के लिए एविडेंस चाहिए ना। एविडेंस किसका माने, लक्ष्य लगा नहीं सकते, रवैये वगैरह लगा नहीं सकते, लल्लू पंजू, ये जो पासबुक है आ रही बाजार के अंदर, हमारी आदत है, मैंने कहा इसको बंद कर दो, छोड़ना, पढ़ो मत। एक तो ध्यान रखो अच्छे प्रोफेसर का सिलेक्शन करो और एक अच्छी किताबें पढ़ो, 2 जिंदगी में बहुत जरूरी चीजें हैं। पासबुक होती है, कितनी भी अच्छी हो वो कभी काम की नहीं होती, क्योंकि वो आपका एविडेंस नहीं है, एविडेंस नहीं, वो तो व्हाट्सएप कॉल है जिसका कोई वैल्यू नहीं है, वो व्हाट्सएप कॉल आप पर ज्यादा रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा यह ध्यान रखें। अब एविडेंस बताता हूं। एविडेंस करने के लिए हमें बढ़िया किताब मैंने चयन किया, एक किताब है भारत में स्थानीय शासन, SR मेश्वरी, नाम नहीं सुना होगा स्टूडेंट्स ने। अब SR मेश्वरी साहब की कौन है ये देखना जरूरी है। ये है सेंटर फॉर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन स्टडीज नई दिल्ली के डायरेक्टर। यानी आप ये सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा आदमी है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, ये छोड़िए, जनरल कॉपी है, आप लगा सकते हैं इसको एज एविडेंस। हाँ, इसमें देखिए ये लिखा हुआ है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब महत्वपूर्ण मान्यता संकीर्णता होगी। आज पंचायती राज और शहरी शासन सहित स्थानीय सरकार पढ़ने की जरूरत नहीं है। संवैधानिक स्थिति का प्रश्न है, पहली बार स्थानीय केंद्र राज्य सरकारों के समतुल्य बन सकी। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, क्योंकि लाया 92 था, वही डेट रहती है, पारित हुआ वो डेट नहीं लिखते। होने के बाद में परिणाम स्वरूप राज्य सरकारों को भी केंद्रीय अधिनियम के अनुरूप अपना पंचायती राज व्यवस्थापन बना रही है। उस समय वो लिख रहे हैं बना रही है। विभिन्न सरकारों द्वारा इस दिशा में की गई प्रगति इस प्रकार दिखाई गई। जो 73वें संविधान संशोधन और के हिसाब से अपने यहाँ कानून बनाए, वो राज्य सरकारों ने कैसे बनाए। तो ये कह रहे हैं आंध्र प्रदेश ने अधिनियम 94 पास किया है, ये अरुणाचल प्रदेश ने 94 किया है, बिहार ने 93 किया है, गुजरात वगैरह ये सब ने अपने अपने कानून, क्योंकि राज्यों को करने, उड़ीसा ने 1993 किया है, ऐसे पारित किए। अब राजस्थान आना जरूरी है। राजस्थान ने पंचायती राज अधिनियम 1994 में पारित हुआ, जो अप्रैल 1994 में क्रियान्वित हुआ, इंप्लीमेंटेड हुआ। और वो इंप्लीमेंटेड जब हुआ तब राजस्थान में मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे। 73वां संविधान संशोधन और 74वां राज्य में जब इंप्लीमेंटेड हुआ, इसमें भी शब्द जो लिखा है इंप्लीमेंटेड इन द स्टेट,
राज्य में जब लागू हुआ उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो भैरव सिंह शेखावत। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये एविडेंस नहीं बनेगा, पासबुक है, क्योंकि हमने ज्यादातर राजस्थान जीके पढ़ने वाले लोग पासबुकों से पढ़ते हैं। ये एक पनोरमा की गाइड है, वे उसमें से ये सवाल जनरली लिया है। ये देखो, ये इन्होंने कहा 73वां हो गया क्या बात, हाँ 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ये साइन हुए, ऐसा हुआ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, और पारित हो गया। उसके बाद में इसे लागू करने की बात है, तो लागू कैसे किया गया ये कह रहा है, इन्हीं निर्देशों, यानी ऊपर वाला देखो, ये पेज है ना, इसका बैक पेज है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये 85 है और ये 88 है, इसमें लिखा हुआ ये जो ऊपर निर्देश थे, इन्हीं निर्देशों को मानते हुए पुराने 2 अधिनियमों को निरस्त कर नया पंचायती राज अधिनियम 23 अप्रैल 1994 को लागू किया, जिसे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम जो 94 कहा जाता है, और ये बनाए गए। बात है 1994 में लागू हुआ और उस समय भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे, इसमें कोई प्रॉब्लम, मगर ये एविडेंस आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। क्योंकि वैलिड इसलिए नहीं माना जाएगा कि इसमें प्रॉब्लम है, पासबुक है ये एक प्रकार की, किताब नहीं मानते। मगर मेश्वरी साहब ने जो लिखा है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वित जो किया गया वो 1994 में किया गया, ये ऑब्जेक्शन है आपका, आराम से लग सकता है। और मैंने भैरव सिंह शेखावती आपसे कहा था, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, ये लिखते ना कि 73वां संविधान और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुए, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो राष्ट्रपति शासन होता कोई नहीं था। मगर इन्होंने पूछा राजस्थान में जब क्रियान्वित हुआ, तो राजस्थान में तो क्रियान्वित हुए, तब तो सीधी सी बात है भैरव सिंह शेखावत होना चाहिए। अब ये बात एक सिंपल, दूसरा ऑब्जेक्शन, बढ़िया ऑब्जेक्शन हो सकता है। अगला कोई प्रॉब्लम, एक वेरी गुड, मैंने इसमें आपको बताया था शारीरिक, आप कहेंगे साहब इसको क्यों बताया? इसका कारण मैं बताता हूं। ये जो आधार बताए हैं, बाय आधार, ये विद्यार्थियों आधार है बेंथम के। ये सवाल में यदि उत्तर होता ऊपर लिखा हुआ बेंथम, या यदि बेंथम लिखा होता तो इस सवाल का उत्तर यह हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बेंथम होता। तो इस आदमी ने सवाल तो उठाया है बेंथम से, उत्तर लिखे मिल के। अब ये जो बाय है तरीके हैं, इन तरीकों को जॉन स्टुअर्ट मिल एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता जॉन स्टुअर्ट मिल? क्योंकि जॉन स्टुअर्ट मिल तो आप जानते हैं पहला समाजवादी, सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत जॉन स्टुअर्ट मिल का मूल सिद्धांत है। मजदूरों को उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, श्रमिक के घंटे तय करने का काम है, ये इनका मूल है। तो ये मान्यताओं में, क्योंकि ये इन मान्यताओं को, बाह्य मान्यताओं को नहीं मानकर एक नैतिक उपयोगितावादी है, और नैतिक उपयोगितावादी होने के कारण तो हम कहते हैं कि अंतिम उपयोगितावादी हो गया, इसने उपयोगितावाद को खत्म कर दिया। अब कहेंगे इसको हम एविडेंस कहां से लें? तो मैं आपको जनरली बताऊं, यह है विद्यार्थियों एक किताब पीडी शर्मा साहब की, इस किताब का फोटो यह है, इस किताब का ये पेज है 433। ये सबके पास है, इसलिए मैंने आगे के पन्ने पूरे नहीं लिए, जो किताब सबके पास है उससे मतलब नहीं है। इसने लिखा है, देखो, आर्थिक विषयों में वो मजदूरों के कार्य करने के घंटों को सीमित कर देना चाहता है, इन सब में वो बेंथम से अधिक उपयोगितावादी सिद्ध हुआ है। आर्थिक मान्यता को मान रहा है। दूसरा, एक नंबर एविडेंस हुआ। दूसरा, ये किताब विद्यार्थियों किसकी है मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। पहले ये व्यक्ति है, पाश्चात्य राजनीतिक विचारधारा का इतिहास, विश्वनाथ प्रसाद वर्मा। ये किताब जनरली मैं पढ़ता हूं, मुझे बहुत बढ़िया लगती है ये किताब, इसलिए मैं पढ़ता हूं। ये देखिए पटना का है, एमए इतिहास पटना से किया, कोलंबिया, न्यूयॉर्क, शिकागो प्रोफेसर जो भी रहा है, ये देख लीजिए जितना बड़ा रहा है। ये पूर्व निर्देशक जगजीवन राम संसदीय अध्ययन और राजनीतिक शोध संस्थान, और जयपुर से प्रकाशित है, कॉलेज बुक डिपो की। ठीक है, क्या लिखता है ये? सवाल ये है, अपने को इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देकर इस पर ध्यान देना है कि ये इस पर लिखता क्या है, इस पर लिखने की इसकी कौन सी बात है जो आपको
एविडेंस बनती है। बेंथम के सवाल को इन्होंने कहा, मिल ने अपना एक प्रख्यात ग्रंथ लिखा राजनीतिक अर्थशास्त्र के इतिहास, इसकी किताब का नाम है, जिसने आर्थिक समस्याओं का विवेचन करते हुए मिल ने अर्थशास्त्र के व्यापक सामाजिक दर्शन के एक अंश के रूप में देखने की चेष्टा की। यह उपयोगितावाद है उनकी, और इससे मिल की आयु वृद्धि के साथ वो समाजवाद की तरफ मुड़ने लगा। अब ये पूरा आप इसको देखिए, यहां आपको पूरा पता चल जाएगा कि ये क्या चाह रहा है। ये देखिए, उन्होंने सीधा लिखा है कि सहकारी व्यवस्था का समर्थन किया, ऐसा प्रस्ताव रखा जो उद्योगों द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त वस्तुओं का उत्पादन श्रमिकों के बीच वितरण किया जाए। ये यहाँ जॉन स्टुअर्ट मिल समस्याओं को उत्पन्न प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने वाला मानता है। जीवन के मध्याह्न में जब मिल गुजर रहा था तब उसने स्वेच्छापूर्ण सहकार का अनुमोदन किया था, किंतु इंग्लैंड में और अन्यत्र पूंजीवाद की भयंकरता को देखते हुए उसके विचार उग्रतर होते गए, और उत्पादन के क्षेत्र में पूंजीवाद को मानते हुए भी वितरण के क्षेत्र में समाजवाद का समर्थन करता हुआ, तो ये इसका मान्यता में आर्थिक क्यों नहीं हो सकता। ये सब जगह ये बात ये लिख रहा है, तो इसमें आर्थिक होना चाहिए। अब मामला ये आरपीएससी पर है, वो कैसे मानता है, और मानता नहीं है तो इसमें आरपीएससी बताए कि कहां लिखा हुआ है कि वो आर्थिक मान्यता को नहीं मानता, क्योंकि वो सब मान रहा है। आर्थिक मान्यता को बेंथम में भी नहीं है, मैं आपको बता दूं, बेंथम में भी नहीं है। अब उसने जो बेंथम के सवाल को जॉन स्टुअर्ट मिल में डालकर देखने की बात कह रहा है। भाई ये आपको पता है नैतिक उपयोगितावादी, राजनीतिक उपयोगितावादी वो नहीं है, वो आपको इसकी मनोवैज्ञानिक ये है, ये कंप्लीटली ये शारीरिक को कैसे मानेगा। ये तो कह रहे हैं कि एक असंतुष्ट मनुष्य की एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य अच्छा है। एक संतुष्ट मनुष्य से एक असंतुष्ट सुकरात अच्छा है। ये नैतिकवादी है, ये नैतिक उपयोगितावादी है। हमें इस बात का ध्यान में रखना चाहिए। और ये सवाल का उत्तर भी मुझे नहीं लगता, देखो ये बात मुझे नहीं लगता का मतलब आप समझ रहे हैं ना, मैं जो कहना चाह रहा हूं इस मामले में मेरी बात है, मैंने वेटेज इस बात को दिया था, है ना, और मेरा उत्तर ये था। आप इसको और भी डिस्कस किससे कर सकते हैं। अपना सवाल एकदम सही है। कई लोग इसको अवैज्ञानिक दृष्टिकोण मानने वाले भी ऑब्जेक्शन करने की बातों में रहेंगे, मगर ध्यान रखना उत्तर यही मैंने कहा था। क्यों? अब आप कहेंगे जो लोग ये कह रहे थे वो सर ऑब्जेक्शन लगाएंगे, तो विद्यार्थियों आप सीधा ऑब्जेक्शन किसी भी किताब से अच्छी से उठा लेना। जो धर्म का संस्थागत रूप है उसको उन्होंने अवैज्ञानिक माना था, धर्म के संस्थागत रूप को माना था, धर्म को व्यक्ति के आंतरिक जीवन से संबंधित गुण माना था। इट्स ओके, मेरे ख्याल से ये सवालों में कोई ऑब्जेक्शन लगने की बात नहीं है, और मेरी एकदम जो उत्तर थे परफेक्ट उत्तर आप तक पहुंचे। जहां गलत है उसका मैं ऑब्जेक्शन डाल रहा हूं। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम। अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये इसलिए है कि बहुत सारे लड़कों का यह सवाल फंस गया। ये सवाल हर लड़का चाहता है, लगभग जो सिलेक्शन के दायरे में आना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं कि साहब इन्होंने आपने कहा था 1943 और इन्होंने इसको गलत माना है। आपके पास एविडेंस क्या थे? आप कह रहे थे। एकदम वाजिब बात है आपकी, आप क्यों नहीं कहेंगे? आपका हक बनता है कि मुझे कहें। और मैं यदि मैंने कोई पहले पढ़ाया नहीं है, मैं तो अभी 12 तारीख से पढ़ाना शुरू किया है। 10 दिन से मैं शुरू कर रहा हूँ, अभी 10-15 दिन हो गए जब से मैं मेरी क्लासेज में जा रहा हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये कहा कि सर आप क्यों नहीं पढ़ाते, जब आप पढ़ा सकते हैं, ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो ऑनलाइन भी पढ़ाना चाहिए। तो मैं ऑनलाइन ग्राउंड पे आया हूँ। ऐसा मेरी कोई ऐसी जनरल इच्छा नहीं थी, पर जब आप स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते हैं, कोई लेक्चर पढ़ा रहा होता है, मैं ये मानता हूँ कि वो अपनी बातों को ज़्यादा मनवाने से ज़्यादा, थोपने से ज़्यादा अपने फैक्ट को सामने रखे, अपनी बातों के एविडेंस रखे, और एविडेंस का एक आधार होना चाहिए, वाजिब आधार होना चाहिए, तब आप सही है। नहीं तो आप सही क्या है, आप तो अपने हिसाब से ठोक रहे हैं। ठीक है ना? तो ये बात थोड़ी सी आपको ध्यान में रखना। अब देखो यहाँ जो सवाल है, इस सवाल को मैंने अंग्रेजी में भी ध्यान रखना जरूरी होगा। 136, और मुझे पता है ये लड़के इस सवाल का बहुत इंतजार कर रहे थे कि आपका इस उत्तर सर आपने कैसे तैयारी से मान लिया। देखो इन्होंने ये लिखा है
कि विलियम फॉक्स वाज फर्स्ट यूज्ड द टर्म सुपर पावर इन 1943। ठीक है, ये टर्म यूज कब, शब्द यही है ना, इसमें गलत, मैं अंग्रेजी इसलिए बोल रहा हूं कि बीच में अंग्रेजी से सवाल का आपके दिमाग में सेट होना बहुत जरूरी है। वो जो ऑब्जेक्शन में मानेंगे ना, जो डिस्कस होगा वो इंग्लिश पर होगा, हिंदी पर डिस्कस करना नहीं है उनको। वो कहेंगे हिंदी में जो भी है लैंग्वेज चेंज हो गई, कोई बात नहीं, ऐसा मान लेते हैं। अब देखो, इससे रिलेटेड मैं एविडेंस बताता हूं। गूगल सर्च करोगे ना, वैलिड नहीं है ना, वैलिड नहीं है। मैं अनवैलिड की भी बात साथ में इसलिए कर रहा हूं कि स्टूडेंट जो दिमाग में रखेंगे वो है। तो गूगल सर्च करने पर आपको ये लगेगा कि उसमें जो 44, और उसने लिखा है संभावित है ना, ऐसा उसने लिखा भी है, वो खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है किया होगा। तो 44 कई जगह बहुत जगह लिखा मिलेगा। इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है और किताब का नाम है सुपर पावर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ब्रिटेन एंड सोवियत यूनियन देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पीस। ये किताब का नाम है। जो किताब एक प्रकाशन हुआ है, इस किताब का जो सुपर पावर इसकी किताब है, इसकी सुपर पावर बुक का नाम है ना, ये पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये लिख सकते हैं ब्रिटेन एंड सोवियत यूनियन। इनको कलर्ड माना है इन्होंने, अलग अलग कलर के माना है, वो अलग बात है। रेड ब्लू इन्होंने जिसको रखा है वो कभी अपन पढ़ेंगे तब, यहाँ कोई डिस्कस का मतलब इन चीजों का है नहीं। इनकी किताब है देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पीस। ये किताब का प्रकाशन जो किया गया है, ये किताब का प्रकाशन हुआ है 1944 बुक्स का। ठीक है, और प्रकाशित करने वाली जो कंपनी है उसका नाम, या जो प्रकाशन है उसका नाम है हारकोर्ट ब्रास एंड कंपनी। इनका फर्स्ट एडिशन इसने प्रकाशित किया। ये फर्स्ट एडिशन यहां से प्रकाशित हुआ। कब हुआ? ये भी एक एविडेंस है, मैं आपको बता दूं, ये मिल जाएगा आपको कहीं भी किताब जहां प्रकाशित हुई उस पर डेट होती है, तो आप किताब को निकाल कर देख लोगे, उस पर डेट है। ये प्रकाशन की तारीख है विद्यार्थियों 1 जनवरी 1944। देखो, पहला एविडेंस बौद्धिक है, पर एविडेंस बौद्धिक को आपको सर्च करना है, मिल जाएगी, ये हर जगह मिल जाएगा। 1 जनवरी 1944 को यह किताब प्रकाशित हुई है इस प्रकाशन से, और इसने जो लिखी है यह हो सकता है कि 10 बजे सुबह किताब प्रकाशित हुई हो और रात को 1 बजे AM पर इसने सुपर पावर शब्द का यूज किया हो, टर्म यूज की हो। पर आप भी बुद्धिमान हो, इतना तो हम भी जानते हैं कि रात को कि सुबह किताब लिख दी है दुबा ने। 1 जनवरी को जो प्रकाशित हुई है तो उसने शब्द यूज कब किया होगा? 1943, पहले दिन तो किया ही होगा, तो 1943 उत्तर होना चाहिए। एक बात ध्यान रखना, मैं आपको दूसरी, उस 1943 ने ये स्टडी उन्होंने शुरू की थी। 42 के बाद ये काम होने लगा, जब विश्व शांति की प्रक्रिया रूजवेल्ट वगैरह ने इन्होंने शुरू की थी, तो ये सर्चिल ने, रूजवेल्ट ने वगैरह, ये जो काम स्टालिन ने शुरू किया, तब उस पर ये डिस्कस इसने स्टडी की थी और उस पर ये किताब थी। अब आप कहेंगे आपके पास एविडेंस क्या है? इसके लिए कोई और एविडेंस है? ये तो ठीक है कि 1 जनवरी को प्रकाशित हुई, तो भाई अंडरस्टूड है 43 में शब्द यूज हुआ। एविडेंस बताता हूं। एविडेंस ये है, नेशनल आइडेंटिटी एंड ब्रिटेन फॉरेन पॉलिसी पर एक पत्र लिखा है इस भाई ने, सर जॉन व्यूसेटिक का एक पत्र है। यह पत्र प्रकाशित हुआ है 2020 में। पेपर प्रिपेयर्ड फॉर द 2020 ब्रिटेन एंड द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस यूनिवर्सिटी ऑफ प्लाईमाउथ
ये यूनिवर्सिटी है प्लीमथ की, इस यूनिवर्सिटी का आदमी प्रोफेसर है। 17 से 19 जून 2020 को जब कोविड चल रहा था, कॉन्फ्रेंस नाउ शेड्यूल टेक प्लेस इन, बाद में 2021 में हुई इसमें, ठीक है। अब इस आदमी ने, ये मिल जाएगा ना, ये इसने सीधा सीधा इस पेपर के अंदर, ये कौन है मैं बता दूं, ये है एसोसिएट प्रोफेसर एट द ग्रेजुएट स्कूल ऑफ पब्लिक एंड इंटरनेशनल अफेयर यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा। ये वो नहीं है जो राजनीतिक अप्रोच से आरपीएससी का पेपर सेट करता हो और की बनाता, ये वो है जो ओटावा यूनिवर्सिटी के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर है इंटरनेशनल अफेयर्स का, पब्लिक एंड इंटरनेशनल अफेयर्स का, इसका ही ये प्रोफेसर है, एसोसिएट है, असिस्टेंट नहीं एसोसिएट। उसका अनुभव देखिए आप, इसकी किताब का नाम अपने को मतलब नहीं है, इंटरनेशनल रिलेशन में इसकी बहुत है, कनाडियन डिफेंस पॉलिसी एंड थ्योरी एंड प्रैक्टिस इसकी किताब है। ये बात अपने छोड़ देते हैं, कोई मतलब नहीं। इस पेपर का ये पेज जिस पर ये साफ साफ लिख रहा है, व्हेन अमेरिकन आईआर स्कॉलर विलियम टी.आर. फॉक्स in 1943 coined the term superpower to describe state able to, अब आगे पढ़ने की मुझे तो मेरे ख्याल से जरूरत है नहीं, अपने को तो शब्द चाहिए ये और ये। सेकंड आप ऑब्जेक्शन का मूल आता है। अब ये कहीं लिख के बताए, किताब 44 में छपी, ये बात ठीक है। आपसे पूछते हैं कि किताब कब लिखी गई, 44 सही है, मगर 40 और 1 जनवरी को प्रकाशित हुई है। और सवाल बनाने वाले ने, ये सवाल बनाने वाला दूसरा है, की बनाने वाला दूसरा है। जिसने सवाल बनाया उससे पूछो कि इसका 43 है नहीं, क्योंकि सवाल बनाने वाले के पास दिमाग था, मुझे लगता है। सवाल के बाद की बनाई वो कई बाहर से आया है, हेलीकॉप्टर से आया है। ये आरपीएससी की प्रॉब्लम है। यहां ये गलत लिख रहा है। तो सिर्फ वही लैंग्वेज देखिए, कॉल्ड द टर्म सुपर पावर। और इन्होंने पूछा भी है, इन्होंने सवाल में पूछा भी, आप देख लीजिए, यही पूछा, विलियम फॉक्स वाज फर्स्ट यूज्ड द टर्म सुपर पावर इन 1943। इट्स ओके, दोनों सही है। ये गलत मान रहे, ऑब्जेक्शन देखो। ये मैंने आपसे कहा था, कई लोग इसको राजतंत्र मान रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस सवाल। अब बहुत बढ़िया सवाल, ये सवाल डिलीट करवाने का मूड बन रहा है, होना चाहिए। क्यों? इसका कारण, इन्होंने एक शब्द लिखा है शब्दावली और सिद्धांत या सिद्धांत, ठीक है। और इंग्लिश में भी इन्होंने क्या लिखा है, 142 में मैं देख लेता हूं। और लिखा है एकदम ठीक है, टर्मिनोलॉजी और डॉक्ट्रिन। तो या ये सवाल कह रहा है कि सौम्य लोकतंत्र किसका है, सौम्य लोकतंत्र को उन्होंने पॉलिटिका, इट्स ओके। स्वर्णिम मध्य का सिद्धांत, इन गोल्डन मीन्स एरिस्टोटल, और इन्होंने इन दोनों को ही माना है, बाकी को नहीं माना है। ठीक बात है, एकदम सही बात है आरपीएससी की। अब बात रही कि आपने कैसे सर इसको गलत माना था। मैं आपको एक बहुत सिंपल बात बताऊं, वेस्टर्न थॉट के अंदर जो वास्तविक फिलॉसफी जो हम पढ़ते हैं, हम नहीं पढ़ाते हैं लोग, पॉलिटिकल साइंस वालों की ये बड़ी प्रॉब्लम रही है कि उन्होंने कभी फिलॉसफी को ढंग से पढ़ा ही नहीं। वो तो आए और क्या शुरू कर दिया, न्याय क्या है, राज्य क्या है। अरे उनका राज्य से क्या लेना देना, वो आदमी इज कंप्लीट फिलॉसफर। इथिक्स लिखने वाले लोगों को आप इथिक्स पढ़ाओ ना, उनके इथिक्स को ध्यान रखना जरूरी है। अब उसमें प्रॉब्लम थी, वो थी बीइंग एंड बिकमिंग की। वेस्टर्न थॉट की मूल समस्या जो है वो बीइंग एंड बिकमिंग की है। ये प्रॉब्लम है कि मूल तत्व जो हैं वो
निरपेक्ष है या परिवर्तनशील है, स्थायी है या परिवर्तनशील है, ये मूल समस्या है। इस पर प्रारंभिक थॉट जो आया वो हेरेक्लाइटस एंड पार्मेनाइडीज में आया। ये सब जगह लिखा हुआ है ना, ये कोई मैं कह रहा हूं ऐसी बात नहीं है। और यदि मेरे ऐप पर जाकर आप देखेंगे पॉलिटिकल पॉइंट पर, तो वहाँ ये चीज़ें बहुत सारी मैंने बहुत अच्छी तरीके से इन चीज़ों को समझाया है। हर चीज़ को मैं बहुत बढ़िया से, यहाँ मैं इतनी ज़्यादा बात नहीं कर सकता, आप देख नहीं पाएंगे इतना वीडियो। उसमें एक थियरी आई कॉन्सेप्ट का, जो आया फॉर्म कॉन्सेप्ट, जो उन्होंने कहा कि जो आकार है सिद्धांत या आकृति सिद्धांत जिसको कहते हैं, वो सोक्रेट ने यूज किया। उन्होंने कहा भाई वास्तव में जो आकृति होती है वो पूरी नहीं होती, उसका जो दिमाग के अंदर कॉन्सेप्ट होता है वो पूरा होता है। ये बात सोक्रेट ने कही। थियरी ऑफ फॉर्म को आगे बढ़ाया प्लाटोन ने, और प्लाटोन ने यह समझाने की कोशिश की रिपब्लिक के अंदर कि देखिए वास्तव में बात यह है कि कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं, यह मानसिक नहीं है, कॉन्सेप्ट एक मानसिक है, मानसिक संप्रत्यवादी है सोक्रेट। यह वास्तव में आइडिया है। आइडिया को इसको कहते हैं विज्ञान, विज्ञान कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, आइडिया कहते हैं, फॉर्म कहते हैं। इससे कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। यह फॉर्म लिखा, ये फॉर्म जो है वो वास्तव में इस लोक से परे हैं। वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवादी हो गया, इस लोक से परे हैं और वो पूर्ण है। ये सब दुनिया की जो चीजें हैं वो फोटोकॉपी है। यानी इसने इस लोक का जो वास्तव में गरिमा थी उसको ठेस पहुंचाई प्लेटो ने, और जो इससे परे लोक है, हमारे जैसे शंकर बात कर रहा है ना, शंकराचार्य की तरह उसने बात की कि वो ठीक है। इसी प्रॉब्लम का सॉल्व ढूंढा, वो ढूंढा विद्यार्थियों एरिस्टोटल ने, और एरिस्टोटल ने थ्योरी दी प्योर फॉर्म। उन्होंने कहा कि जो वास्तव में सिस्टम है, ये इस सिस्टम का सबसे ऊपर जो है, जिसको आप गॉड कहते हैं, जो गतिहीन गतिदाता है, जिसमें गति नहीं है मगर गतिदाता है, गतिहीन गतिदाता है, वो सुपर फॉर्म है, प्योर फॉर्म है, प्योर फॉर्म है। ये बात उन्हें मैटर एंड फॉर्म थ्योरी बोलते हैं, इसको मैटर एंड फॉर्म थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो मैंने इसलिए कहा कि ये यूज कर रहा है। अब बात रही कि इन्होंने आरपीएससी ने क्या गलती की, फॉर्म ऑफ द ट्राइंगल को भी नहीं माना इन्होंने, जबकि फॉर्म ऑफ द ट्राइंगल एरिस्टोटल की रिटोरिक, आप देखेंगे विद्यार्थियों ये सवाल ही गलत है, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं ये सवाल डिलीट होना चाहिए। ये किताब है उसकी अलंकार शास्त्र पर। अलंकार का मतलब उनके ये नहीं जो हमारे वाली है उसकी बात नहीं कह रहा हूं, वाक पटुता, वाक पटुता, ये वाक पटु, कैसे बात की जाए कि लोगों को रिझाया जा सके, कैसे बात की जाए, ये रिटोरिक लिखता है। और रिटोरिक में उसकी ट्राइंगल कॉन्सेप्ट है। एविडेंस, rhetoric triangle understanding the using logos, ethos and pathos. This is triangle. आप कहेंगे कौन सी, स्कूल ऑफ द लिबरल आर्ट यूनिवर्सिटी राइटिंग सेंटर, आप देख लीजिए, और यहां से आप कहीं से भी उठा लेना, यह सवाल आपको बहुत बढ़िया से अच्छी तरीके से मिलेगा। आदमी को लोकाचार के हिसाब, लोगों के हिसाब से, लोक आचार के हिसाब से और नैतिकतापूर्ण बातें करनी चाहिए। ये बात इथोस, पैथोस, पैथोस का मतलब यह है वैल्यूज, बेनिफिट्स एंड लोगोस इन रीजन एंड टेक्स्ट, क्रेडिबिलिटी एंड राइट। ये सवाल तो होना चाहिए था। फॉर्म ऑफ ट्राइंगल तो है, मगर इस चीज को आरपीएससी ने नहीं माना है। और इसका ये सेकंड पेज है, फाइनल थॉट है, जिसमें उसने साफ साफ लिखा है, आप देख लीजिए, लोगोस, इथोस एंड पैथोस एंड फाइनल थॉट। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं और लगा सकते हैं एविडेंस। ये सवाल भी मुझे लगता है अब ये डिलीट में चला जाना चाहिए। देखो मैं जो चीज़ों पर मैं
वो क्या एविडेंस रखते हैं, क्योंकि मेरे को जितनी जानकारी है मैं उसी जानकारी को आपके बीच शेयर कर रहा हूँ। मेरे को, मैं ये नहीं है कि जब जिन चीज़ों में मैं कॉन्फिडेंट हूँ उसकी मैं बात कॉन्फिडेंट से की आपको, जिनकी बातों में मैं क्लियर हूँ भाई ये चीज़ें हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, तो यहाँ भी आपके, और इसमें कई लड़के लगाएंगे कई नहीं लगाएंगे, कुछ को अच्छा। एक बात ध्यान रखना, मैंने जो बात कह रहा हूँ इसमें कई लड़कों का ये हो सकता है कि साहब मेरे तो सही हो रहा है, मामला आपके सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि है नहीं, हम तो बात कह रहे हैं कि वास्तव में इसके उत्तर को कैसे देखना चाहिए, ये बात कह रहे हैं ना, ये ध्यान रखना। अगली बात, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इन्होंने ये माना है कि ये उत्तर गलत है और ये उत्तर सही है। इसमें कहीं भी इन्होंने इंडिया इंडिया नहीं लिखा है ना अंग्रेजी में लिखा, ना इंडिया लिखा, ना कुछ लिखा, कहीं पर भी नहीं लिखा। और मुझे ये लगता है कि ये सवाल पहले यूपीएससी वगैरह में भी आया हुआ सवाल है, वहां से कॉपी हुआ सवाल लग रहा है, और उसमें ये दोनों ने सही माना है। मैंने ढूंढने की कोशिश की, मुझे वापस याद नहीं आ रहा था वो कहाँ है, मुझे नहीं मिला, इसलिए मैंने दूसरी जगह पर ढूंढने के लिए एविडेंस निकाले आपके लिए, इसलिए मेरे को टाइम भी लगा आपके बीच आने में। मंत्री परिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। अब यह भारत होता ना तो लोकसभा होता, ये किसका पूछ रहा है, ये सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करते हुए जो बात कह रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उत्तरदायी की बात कर रहा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के, हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को पूछ रहा है, तो पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होती है, इसमें क्या प्रॉब्लम। कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबिलिटी विधायिका के प्रति होना, ये तो पार्लियामेंट्री सिस्टम की विशेषता है। और जब आप इन चीजों को ही पढ़ाते हैं तो हम तो यही आज तक पढ़ा रहे हैं, और ये हर किताब में लिखा हुआ, ऐसा नहीं है। जहां भी संसदात्मक शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई है वहां पर उन्होंने ये जरूर लिखा है कि मंत्री परिषद जो है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह होता है कि संसदीय शासन व्यवस्था में विधायिका संसद हो जाती है। और ये सवाल सही था, अर्थात ये दोनों सही होने चाहिए। इन्होंने भारत कहां लिखा, भारत भाई कहां है इस सवाल में भारत, या जहां नहीं लिखा हुआ वहां भारत समझ लेना चाहिए। नहीं, कोई ऐसा आरपीएससी में रूल है तो मुझे नहीं पता, पर ऐसा तो कुछ है नहीं। आप पूछ रहे हैं तो हम तो उस सवाल का जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे ना, उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे ना, हम फैक्ट थोड़ी देखेंगे, आर्टिकल थोड़ी देखेंगे 75 का 3 क्या कहता है, ये थोड़ी देखेंगे। हमारा यहाँ क्या कॉन्स्टिट्यूशन आपको लिख देते संविधान के हिसाब से, तो हम लिख देते यहाँ पर ये। और तुम यदि एक बार ये कहते हो, हम यदि ये गलत कर देते हैं कई बार और आप इसको सही मान लें, तो भी आप कहते हैं देखो संविधान में, आपको पता नहीं पार्लियामेंट्री में ऐसे होता है। भाई साहब, इस जनरल व्यू, ये आपको व्यू है, ये थॉट है, इसको थॉट के हिसाब से देखना है, इसको फैक्ट के हिसाब से नहीं देखना है। सोच क्या, वास्तव में ये पूछ क्या रहा है, उसका व्यू क्या है। और ये बात हर जगह है। मैं आपको सिंपल बात बताऊं, ये किताब है तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएं, ये सीबी गैना की किताब है ना, फोटो से लग रहा होगा, नीचे वो नाम कट गया किताब का, हाँ। और ये है गैना साहब खुद राजस्थान विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग में रहे हैं, बीए ऑनर्स एमए, और अच्छे आदमी हैं, सब पढ़ते हैं, मेरे ख्याल से ये एविडेंस वैलिड है। इनकी ये किताब का ई पन्ना है, कोई मतलब नहीं है। अब संसदीय शासन व्यवस्था देखो, संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था इसमें, जिसमें कार्यपालिका विधानसभा के सदस्यों में से चुनी जाती है, ठीक बात है, और ये उसके प्रति उत्तरदायी रहती है। कार्यपालिका पर विधायिका का पूरा नियंत्रण होता है, व्यवस्थापिका द्वारा इसे हटाया भी जा सकता है। प्रणाली कार्यपालिका एक समिति मात्र होती है। इस प्रणाली में कार्यपालिका एक समिति मात्र होती है जो व्यवस्थापिका की अधीनता में कार्य करती है। जब ये लिख रहा है संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में निरंतर संपर्कता रहती है, और यहां साफ कह रहा है कि इसके प्रति उत्तरदायी होती है, इसके प्रति उत्तरदायी होती है, वो उसके प्रति उत्तरदायी होती है। ये तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है भाई, यही है। ये कोई मेरे ख्याल से कोई बेतुका आदमी, बिना माइंड का आदमी जिसको लगता है कि अपन को ये करने से भी काम हो जाता है,
तो भले ही मान ले, मगर इसका मानने का कोई आधार नहीं है कि आप इसको लोकसभा करके पहले को गलत करें। और पहले को गलत करते तो आप कंप्लीटली दूसरे को नकार रहे हैं। दूसरा हो ही नहीं सकता, दूसरा भी गलत है। फिर तो दूसरा किस बात में सही है? इन्होंने आगे क्लियर भी किया, देखो इस किताब में देखो, व्यवस्थापिका संसद बन जाती है, कार्यपालिका दो भागों में छोड़ो, अध्यक्ष सरकार की नियुक्ति करता है, सरकार का अध्यक्ष मंत्रिमंडल की रचना करता है, मंत्रिमंडल सामूहिक संस्था होती है, मंत्रीगण सामान्यतः संसद के सदस्य होते हैं, कार्यपालिका राजनीतिक दृष्टि से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ये देखा देखो, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व संसदीय प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। अर्नेस्ट बी सुल्ज ने भी ठीक ही कहा है कि संसदीय सरकार कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति निरंतर उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित होती है। ये क्या है? अब लोकसभा कहां लिखा? हाँ लिखते हैं ना, भारत में ऐसा कैसे हो, तो हम तो इसको मान लेते हैं। और आपने कहीं पर भी मेरे ख्याल से ये शब्द यूज नहीं किए। इट्स ओके। 144 का उत्तर ऑब्जेक्शनेबल और ठोकिए दम लगाकर, कोई प्रॉब्लम नहीं। कई इसको एक बात मुझे पूछ रहे थे, इसका एविडेंस बताओ। अरे भाई हर चीज का आप एविडेंस पूछोगे, मेरे पास ये किताब और मैंने भेजा भी है, एसपी जो वर्मा की किताब है उसको मैंने बहुत, एसएल वर्मा की जो किताब है, उस एसएल वर्मा की किताब को मैंने बहुत अच्छी तरीके से कॉपी भेजी है। मैंने आपको कहा है इस किताब को आपको पढ़ना है, कोई कुछ भी कहे, ये किताब आपको पढ़नी है और पढ़नी है। एसएल वर्मा, श्यामलाल वर्मा को पढ़ना है, वो ही पढ़ना है। ये बाकी ये जो कई लोग ये बता देते हैं, एक वो क्या नाम है उसका, राजनीतिक सिद्धांत करके कोई है, मेरे पास वो किताब तो पढ़ी है मगर उसका नाम मैं भूल गया, भार्गव करके कोई कहीं दिल्ली से कॉपी लिखता है। कोई चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, वो कौन सा, वो पासबुकों की तरह है। मैं इन चीज़ों को मानता हूँ कि जो हमारे प्रोफेसर्स ने लिखी है, अच्छे लोगों ने लिखी है, उनको आप पढ़िए, आपके बहुत काम आएगी। ये सवाल एकदम अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये उत्तर अपने एकदम सही है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ, कुछ सवाल जो मैंने कहा कि मैंने ये माने थे, इसके पीछे रीजन मैंने विथ एविडेंस रखे हैं, आप इनको ऑब्जेक्शन लगाइए और विद्यार्थियों बहुत अच्छे से मेहनत करिए। देखिए कुछ भी आपको मैं एक ही बात कहूंगा, निराश मत हो बंदे, तकदीर तेरे साथ है, लिखने वाले ने लिख दिया, कलम खुदा के हाथ है। हमें इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें जो हमारी नॉलेज है उसका हमारा नॉलेज परफेक्ट होना चाहिए, विथ फैक्ट होना चाहिए। और मैं बिना फैक्ट की बात नहीं करता, बिना फैक्ट के कभी बात नहीं करता। ये मेरी एक आदत है और आज से नहीं है। जो स्टूडेंट मेरे साथ राजस्थान में हमने बीएड की, उस समय भी से लगाकर मैं जब पढ़ता था उस समय भी, और आज भी मैं ये सोचता हूँ कि जब आप बात कर रहे होते हैं तो आपके पास कोई बेतुक की बात नहीं होनी चाहिए जिसको लोग माने नहीं। अब आप विलियम फॉक्स वाली किताब देखना चाहिए भाई, आप, मैं कह रहा हूँ अमेजोन पे चले जाओ, सबसे आप किताब वहीं से मंगाते होंगे, मैं भी वहीं से मंगाता हूँ कई बार, तो अमेजोन पे चले जाओ, वहां पर उसका एडिशन देख लो, एडिशन में डेट देख लो, डेट मिल जाएगी। किताब खरीदने की जरूरत थोड़ी है, एडिशन देख लो, और सवाल सही करवाना तो खरीद लेना, $2 रेट होगी, और क्या 200 रुपये लगेंगे। 180-90 पेज की किताब है, कोई बड़ी किताब थोड़ी है विलियम फॉक्स की, खरीद लेना। मगर जब लड़ाई लड़नी है तो फिर लड़नी है। मगर ऐसे सवालों के उत्तर गलत कर देने से, सिंपल सी बात मैं आपको जनरली बताऊं, इससे प्रॉब्लम होती है। कुछ सवाल मैंने ज्यादा ले लिए, तो इस सवालों के उत्तर गलत करने से आरपीएससी खुद पर यह लगता है कि आपका की कौन बनाता है और आपका पेपर कौन बनाता है, ये मामला थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा था। इसलिए मेहनत करिए। और देखिए एक बात मैं आपसे कहूँ, मेरे पास इतने सारे मैसेज करते रहते हो सर इसका वीडियो, देखो एक आदमी, हर आदमी को इतने तक भेजना, मैं एक जनरलाइज जो सवाल होते हैं ना उसको तो जनरल कर दूंगा। आप क्यों ऐसे सोच रहे हैं? जिसके उत्तर मेरे को जनरल, ये मैंने भेजे हैं, आप इसको सर्च कर लीजिए, आराम से देख लीजिए। ऐसे मैंने कॉपी भेजी, आप ये ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
और ये जो पेपर मैंने पूरा इसलिए नहीं लगाया कि बड़ा है, ये बड़ा है, लगभग 80-90 पेज का है, तो 90 पेज का यहाँ लगा नहीं सकता। आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ में जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर पीडीएफ भेज दूंगा, आप पीडीएफ भी देख लेना। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे, मेरा जो पॉलिटिकल पॉइंट टेलीग्राम चैनल है उस पर भेज दूंगा। और ये मेरी ऐप पे क्लास नहीं जाएगी, पॉलिटिकल पॉइंट पे ये क्लासेज नहीं जानी है। पॉलिटिकल पॉइंट में क्लासेज वही जाएगी जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हम पढ़ा रहे हैं। इसलिए आप जरूर, आपको अच्छा लगता है और आपको लगता है कि पढ़ना चाहिए तो बेशक जुड़िए और मेहनत करिए, ऊपर वाले पर विश्वास रखिए। हमारा केवल और केवल है तो ऊपर वाला है, बाकी कोई नहीं है। एक तो ऊपर वाला और एक अपने माँ बाप, दो का आप कभी भी सुबह उठते ही आशीर्वाद लिए बिना, एक तो उसको ऊपर वाले को जब उठते हो तो याद कर लेना, और धरती माँ के हाथ लगाकर सीधा माँ के चरणों में हाथ लगा देना, किसी का कोई ज़रूरत ही नहीं है, पार जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपसे विदाई लेता हूँ। और बाकी देखो, ये तो दुकानें वाले दुकान चलाएंगे जिसमें कोई शक नहीं है, हमें उस पर ज़्यादा टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू विद्यार्थियों।